यहां चेक करिए, जब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो इसमें एक धागा है, ठीक, और यहां पर एक पेंडुलम बॉब टंगा हुआ है, मास m। यदि इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ये फिर इधर आएगा, इस तरफ जाएगा, और ये रिपीटेटिव मोशन रेगुलर इंटरवल वाला मतलब पीरियोडिक हो गया। ये ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन आपको दिखने लगा। पीरियोडिक मोशन आपको प्रूफ करना है कि ये एसएचएम होगा, और फिर प्रूफ करना है या फिर फाइंड करना है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आप सोचो कि इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, दिखाने के लिए तो अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन मान लेना अभी बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां जो आप mg देखते होंगे, इस mg के दो कंपोनेंट बनते होंगे, एक इस लाइन के लॉन्ग mg cos थीटा, इधर होता होगा टेंशन, और एक जो कि वापस लाना चाहता होगा वो फोर्स होता होगा mg sin थीटा। तो जब रिलीज कर देंगे तो वापस लाने वाला जो फोर्स है वो क्या दिख रहा है, माइनस mg sin थीटा। और आप यदि इसको मास से डिवाइड कर दें तो ये तो बन गया एक्सलेशन, ये हो गया माइनस जी साइन थीटा। और यदि थीटा स्मॉल हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, अब थीटा को यदि हम स्मॉल देखेंगे तो एक्सलेशन हो जाएगा माइनस जी थीटा माइनस जी एक्स बाई एल। सेंस ये हमने माना कि यहां जो आप आर्क देख रहे हैं ये एक्स, तो आर्क बाई रेडियस क्या हो जाता है, ये हो जाता है थीटा। आर्क हो गया एक्स और रेडियस हो गया एल, तो वो ला करके यहां आपने रख दिया। और अब आपने देखा एक्सलरेशन जो है, ये एक्सलेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, माइनस एक्स की। हेंस मोशन इज एसएचएम, मोशन इज एसएचएम। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मोशन एसएचएम है। और ये आप जो देख रहे हैं माइनस जी एक्स ये बाई एल, अब एसएचएम में ये एक्सलेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा आपको पता चल गया अंडर रूट जी बाई एल, और फिर टाइम पीरियड पता चल गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये यहां तक आप पहुंच जाइए। कोई स्टेप कंफ्यूजिंग लगे तो आप एक बार और पूछें। आगे बढ़े। यस सर। एक मिनट। हाँ
कंपोनेंट बनाने में अंश कोई कंफ्यूजन? नो सर, बस लिख रहा था सर, हो गया। बहुत बढ़िया। क्लियर कर दूं? यस सर। यस सर। अब यहां गौर करिए, एक टर्म आता है, एचसीबी में भी यूज हुआ है और कॉमन एक है, परंपरा में आया हुआ टर्म, कन्वेंशनल टर्म, सेकेंड पेंडुलम is a pendulum यहां पर पेंडुलम से भी बेहतर वर्ड होगा सिंपल पेंडुलम। which has time period 2 seconds, which has time period 2 seconds. Second pendulum is a simple pendulum which has time period 2 seconds. आप अब ध्यान से देखो, for second pendulum t equals to 2 pi under root L by G equals to 2। तो ये कैंसिल आउट होते हुए देखो आप, पाई स्क्वायर L by G equals to 1, L equals to G by pi स्क्वायर। यहां देखना 9.8 और 3.14 का स्क्वायर, तो ये 1 ही आप कह सकते हो। फॉर सेकेंड पेंडुलम लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। तो एक पॉइंट आपने ये देख लिया, उसका यहां प्रूफ देख लिया। लेंथ जो होगा ना, सेकेंड पेंडुलम यदि टर्म कहीं यूज कर रहा है तो वो एक सिंपल पेंडुलम ही है, लेकिन जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड यदि टाइम पीरियड है तो लेंथ देख रहा है उसके लिए 1 मीटर। ये कह सकते हो डिफिनीशन। सेकेंड पेंडुलम क्या है, तो एक ये सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो सेकेंड पेंडुलम लिख दिया, मतलब 2 सेकेंड वाला पेंडुलम, वायर 1 मीटर लेंथ वाला। यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लें आप। यदि आपके सामने ये L0 लंबाई का ये वायर हो गया, और ये सॉलिड बॉल हो गया जिसका रेडियस है R, तो यहां जो आप टाइम पीरियड लिखेंगे ना इसके ऑसिलेशन का, वो टाइम पीरियड लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट L by G, where
L इक्वल्स टू जो वायर का लेंथ है प्लस R, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से बॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया जाता है। फिक्स्ड पॉइंट से बॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया जाता है, ये ध्यान रखिए। Oscillating thin shell filled with water and have a hole। तो इसमें पानी भरा हुआ है, पहले देखना ध्यान से। ये ऑसिलेट भी कर रहा है और नीचे इसमें क्या है, तो यहाँ एक ऑरिफिस है जिससे पानी रिस्क करके बाहर भी आ रहा है। तो इसके टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा? तो जब आप देख ही रहे हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे तो बॉल का पानी कुछ खाली हो गया। तो पहले जहां सेंटर ऑफ मास था, क्या वहां होगा सेंटर ऑफ मास या कुछ नीचे आ जाएगा? तो चूंकि पहले पूरा पानी भरा हुआ था और अब पानी थोड़ा कम हो गया है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, एल डैश होगा वो ग्रेटर देन एल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर, सेंटर ऑफ मास कम्स डाउन। तो इससे क्या हो जाएगा, यदि सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया तो टाइम पीरियड यहाँ पर जो टी है और यहाँ जो टी डैश है वो बढ़ जाएगा, और जब पानी पूरा खाली हो जाएगा तो फिर सेंटर ऑफ मास अपने पुराने पोजीशन पर आ जाएगा, बल्ब के सेल के सेंटर पे। तो फिर पुराना वाला सेंटर ऑफ मास होने पर, लेंथ पुराना वाला होने पर टाइम पीरियड पुराना हो जाएगा। इस केस में क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस, इस केस में क्या लिखते हैं, टी फर्स्ट इंक्रीजेस then decreases, finally constant like initial value, finally constant। तो यहां पर यदि कोई स्टेप आपको कंफ्यूजन लगे तो बताइए। यहां एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि पानी के कम होने पर लेंथ जो है इफेक्टिव, वो सेंटर ऑफ मास के नीचे आने से बढ़ता गया, और चूंकि लेंथ बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ने के कारण
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। दरवाजा खुले छोड़ दो कोई और। तो यहां पर इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। क्या पेज चेंज करूं? यस सर। देखिए, यदि एक कंसेप्ट और इंक्लूड करता हूं, इफेक्ट ऑफ change in temperature on simple pendulum. Where alpha is thermal linear expansion coefficient of, where alpha is temperature linear expansion coefficient of the wire of simple pendulum. Wire of simple pendulum. आपको सिंपल पेंडुलम दिख रहा है एक धागे से टंगा हुआ, और मान लो ये स्टील का वायर, और यदि आप इसके थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा देख रहे हैं, टेम्परेचर बदलता है, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड से ये हो जाता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो मास तो बदलने से रहा। तो यहां पर आप इस स्फीयर की तरह देखेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा डिटेल सोचने लगे। स्फीयर को हटा देते हैं के बदले यहां हम लोग देख लेते हैं कि एक पॉइंट मास की तरह पार्टिकल है, एक पॉइंट मास की तरह पार्टिकल है, ये ध्यान रखते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ तो बदलेगा। एल डैश क्या लिखते थे, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा, या एल डैश लिखते थे एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो जब टाइम पीरियड की बात आएगी तो टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और बाद वाला क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी। 2 पाई रूट जी तो यहीं रखो, या फिर एल डैश के बदले रूट एल और 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2। और याद करो पीछे वाला तो टी हो गया, और साथ में ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। मतलब टेम्परेचर तो बदल गया, बढ़ गया कुछ, सॉरी टेम्परेचर नहीं, टाइम पीरियड। इसको शॉर्ट में ऐसे सोचिए, सिंस टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी, तो डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट है 1/2 डेल्टा एल बाई एल, और फिर डेल्टा टी बाई टी को लिख देते हैं हम लोग 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? और देखिए वही आ गया होगा डेल्टा टी, टी डैश माइनस टी, यहां से क्या देखोगे, ये टी डैश आया है ना, टी डैश इक्वल्स टू टी, चेक कर लो ना, टी डैश माइनस टी हो जाएगा टी अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, और टी डैश माइनस टी बाई टी क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, वहीं पहुंच गए। या तो इधर वाला देख लो या उस तरफ राइट साइड वाला देख लो। आई थिंक राइट साइड वाला जो है आसान है, याद रखना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक बेसिक आइडिया है कि लेंथ बढ़ेगा थर्मल एक्सपेंशन, और लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। परसेंटेज चेंज को ऐसे रीड कर सकते हैं 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, डेल्टा एल बाई एल के बदले में क्या यूज हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा, क्योंकि चेंज इन लेंथ जो है पर यूनिट लेंथ थर्मल एक्सपेंशन में कैसे लिखते हैं, अल्फा डेल्टा थीटा। क्या मैं उम्मीद करूं ये पॉइंट भी क्लियर है? Yes, sir. पेज चेंज, पेज चेंज करूं? Sir, एक मिनट। सर हो गया। आप यदि एरर वाले टॉपिक में आएंगे तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी यूज करके g का वैल्यू देखते हैं, हो जाता है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो जो डेल्टा जी बाई जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के पावर डेल्टा एल बाई एल। और ये -2 होता पावर के बारे में यदि सोचो, डेल्टा टी बाई टी फॉर स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा जी बाई जी ऐसे देख सकते हैं, फॉर एरर, एरर कैलकुलेशन में कभी भी घटता नहीं है, तो जी के कैलकुलेशन में आप क्या लिख रहे होंगे, 1/2 डेल्टा एल बाई एल पावर, अच्छा अब तो 1 ही हो गया यार, 1 हो गया, हाँ 1 हो गया था, हटा लो, +2 डेल्टा टी बाई टी, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। और परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल्स टू
डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। फॉर परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी, ऐसे हम काम कर सकते हैं। पेज चेंज करूं? यस सर। यदि in general time period for simple pendulum टाइम पीरियड इक्वल्स टू लिखिएगा 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या होगा ये आप लिखते हैं टेंशन एट इक्विलिब्रियम ये जी इफेक्टिव टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन यहाँ एट रेस्ट भी लिख दो, टेंशन एट इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। टेंशन एट इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, किस रेस्पेक्ट में? तो जिस रेस्पेक्ट में सच हम दिखे, किस रेस्पेक्ट में? तो रस्सी जहां बांधे होगे पेंडुलम का, मान लो किसी लिफ्ट में है, लिफ्ट के छत से बांधे हो तो लिफ्ट के फ्रेम में, कार के छत से बांधे हो तो कार के फ्रेम में, ट्रक के छत से बांधे हो ट्रक के फ्रेम में, जिस जगह से बंधा होगा ना धागा, पेंडुलम के एक सिरे के धागे के एक सिरे को जहां बांधा होगा, जहां से लटकाया होगा, उसके रेस्पेक्ट जो टेंशन होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर पार्टिकल के रेस्ट होने पर, उसको m से डिवाइड कर दो तो जी इफेक्टिव आ जाएगा, और टाइम पीरियड ये लिख देना। सर इसका क्या करूं? यूज करूं और क्या करूं? मान लो ये पेंडुलम है और ये लिफ्ट के भीतर है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो टाइम पीरियड लिखना है आपको, तो आप पहले किस फ्रेम में आ जाओ, लिफ्ट फ्रेम में ऑब्जर्वर को देखो और ये रेस्ट पे देखो, एक mg एक्ट कर रहा है और एक ma एक्ट कर रहा होगा जिसे कहते हैं स्यूडो, क्योंकि ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है और टेंशन ऊपर, तो t किसके बराबर हो गया? mg प्लस ma। ये स्यूडो का आइडिया आप पता है ना, जिधर एक्सीलरेशन होता है सिस्टम का उसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं एफबीडी बनाते वक्त, यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर मौजूद है तो, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे जब दिख रहा है तब टेंशन कितना पता करेंगे? mg प्लस ma। तो यदि रेस्ट पे नहीं होता तो फिर mv स्क्वायर बाय r भी सोचना पड़ता। तो ये कब टेंशन लेते हैं? एक नए रेफरेंस फ्रेम में जहां से बंधा हुआ है धागा सिंपल पेंडुलम का, उस रेफरेंस फ्रेम में टेंशन पता करते हैं। और टेंशन यदि पता चल गया, मान लेते हैं, तो जैसे ही आपको जी इफेक्टिव चाहिए तो टेंशन को m से डिवाइड कर दो, ये किसके बराबर हो गया? g प्लस a।
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी प्लस ए। क्या ये तरीका समझ में आया? जिन लोगों के आया हैंड राइज कर दें एक बार प्लीज। बहुत बढ़िया। पेज चेंज करूं? यस सर। एग्जाम्पल देखिए, ये ट्रक मान लो, और ए एक्सलेशन से जाते देखो। इसके भीतर जो बॉल होगा क्या वो ऐसा दिखेगा, या कहीं पीछे या लटकता हुआ सा दिखेगा? पीछे लटकता दिखेगा या आगे की तरफ आता दिखेगा? कैसा दिखेगा इक्विलिब्रियम में? स्यूडो किधर धकेल देगा? यदि स्यूडो इसे धकेल दे रहा है पीछे, ये पीछे कहीं इक्विलिब्रियम में होगा, और MA MG 90 डिग्री पे है, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? MA² प्लस MG²। और इसको बैलेंस कौन करेगा? तो धागा। तो धागे में जो टेंशन होगा वो टेंशन किसके बराबर हो गया? रेस्ट पे। तो टेंशन MG² प्लस MA² स्क्वायर रूट में दिखने लगा इक्विलिब्रियम पे। और इसको यदि M से डिवाइड कर दूं तो जी इफेक्टिव मिल जाएगा, √G² प्लस A²। और यदि आपको चाहिए टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड यू, तो क्या लिखते हैं? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव, टू पाई अंडर रूट L बाई अंडर रूट A² प्लस G²। यदि कोई पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग लगे तो बताएं। पेज चेंज करूं? यस सर। बायोंसी तो नहीं पता होगा। एक पेंडुलम पे चार्ज था +Q, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो इक्विलिब्रियम में एक mg देखोगे, एक QE देखोगे, और ये हो गया mg² प्लस QE का होल स्क्वायर, और इधर हो गया टेंशन। तो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कितना दिखने लगेगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई था। तो इक्विलिब्रियम पे जब देख रहे हैं तो कितना आ गया टेंशन का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम। टेंशन किसके बराबर हो गया, अंडर रूट। अरे यार ये टी मैं बार बार लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना दो बार, एक बार का टी है टेंशन, वो टी मुझे नहीं लिखना चाहिए, उसके लिए सिंबल बदलना चाहिए, डायरेक्ट ही टी टेंशन लिखो क्योंकि टाइम पीरियड के लिए टी यूज कर रहा है। तो mg² प्लस QE² और टेंशन बाय m, ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। g² QE बाय m का स्क्वायर, और टाइम पीरियड क्या लिख दोगे, 2π√L जी इफेक्टिव, 2π√L g² प्लस QE बाय m का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर ये है। क्या ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया? यदि कोई स्टेप कंफ्यूजिंग हो तो बताएं प्लीज। पेज चेंज कर दूं? यस सर। आप यदि इसे नॉन विस्कस लिक्विड में डूबा हुआ देख, हमेशा एक टेंशन ऊपर लगता, mg नीचे और F/c ऊपर। F/c कैसे लिखते, मास बाय ऑब्जेक्ट, रो बाय ऑब्जेक्ट, ये डेंसिटी ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और एट इक्विलिब्रियम क्या देखते, टेंशन प्लस F/c इक्वल्स टू mg, टेंशन इक्वल्स टू mg माइनस m/ρ0 इंटू रो लिक्विड इंटू जी। तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, टेंशन बाय m, जी माइनस रो लिक्विड बाय रो ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो टाइम पीरियड कैसे लिखोगे, 2π√L/g, 2π√L/g कॉमन हो गया 1 माइनस रो ऑब्जेक्ट बाय
रो लिक्विड बाय रो ऑब्जेक्ट, ये जी कॉमन लेके बाहर चले आए तो वहां से उसे हटा ही देते हैं ना। तो क्या लिखते हैं, रो लिक्विड बाय रो ऑब्जेक्ट, और जी बाहर चला गया। तो अलग अलग केसेस में बायनेंसी लिखना क्या, एक बार और बताऊं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वॉल्यूम कितना होगा, तो पानी जितना डिस्प्लेस हुआ वो उसके बराबर होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का मास अपॉन ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो वहां डेंसिटी जो है ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ज्यादा या कम, उस पर टेम्परेचर डिपेंड करने लगेगा। सिंपल पेंडुलम की कहानी को यहाँ चेंज करूं, फिर पेज बदलूं। Yes, sir. बताइए, सिंपल पेंडुलम के केसेस दिखने लगे। यदि आपको अंदाजा हो ये अर्थ, ये रेडियस और ये एच हाइट पर जो जी डैश होता है वो क्या लिखते हैं, जी डैश लिखते हैं जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो टाइम पीरियड टी डैश लिखेंगे वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश लिखेंगे। यदि ये अर्थ है, ये कंसेप्ट की तरह देख लेना, वो भी तब जब अर्थ के एच हाइट ऊपर पे कोई पेंडुलम कहीं टंगा हुआ होता, तो उसका टाइम पीरियड देखते 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश। लेकिन उसी तरह अर्थ में छेद करके किसी खास डेप्थ में चले गए, वहां पेंडुलम है, डेप्थ कह दिया डी, तो वहां जी डैश कैसे लिखते हैं, जी डबल डैश, और वो लिखते हैं जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर। ये अर्थ है, अर्थ में कितना जाएंगे, सेंटर से तो पहले ही कहीं है ना, सेंटर वो है मान लो डी डेप्थ, तो 1 माइनस डी बाई आर। टाइम पीरियड वही 2 पाई अंडर रूट, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डबल डैश। टाइम पीरियड of pendulum in free falling lift and inside an orbiting satellite. यार ये समस्या अब यहाँ पर ये आ रहा है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए क्या किया जाए। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में क्या फ्री फॉल और ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में वेटलेसनेस का नाम सुना है तुम लोगों ने। तो यदि वेटलेसनेस वाला सिचुएशन हो जाए तो टेंशन जीरो हो जाएगा, और यदि टेंशन जीरो हो जाएगा तो जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, और जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैं उधर नहीं जा रहा, यदि आपको ये इंफॉर्मेशन याद है तो यहाँ सीधे लिख दो, इनसाइड एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट G effect due to time period will be infinite,
ऐसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जी इफेक्टिव 0, टाइम पीरियड लिखते हैं 2 π√L/g इफेक्टिव, ये टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। यदि स्टेप वाइज आप ऐसे लिखना चाहें तो समझ लीजिए। तो सिंपल पेंडुलम कहीं भी कैसे भी यदि आपके सामने प्रकट हो गया तो उसका काम तो आप तमाम कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन बन ही जाएगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। पेज चेंज करूं? Yes, sir. ये यहां आ गया मान लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के बाद, एक और एग्जांपल, फिक्स्ड स्मूथ कर्व्ड सरफेस having radius of curvature r, having radius of curvature r, और यहां पर एक ब्लॉक रखा है स्मॉल m, रेडियस r। इसको यदि हल्का सा डिस्प्लेस करके मैं रिलीज कर दूं, तो मैंने जब इसको डिस्प्लेस कर दिया, या तो थीटा कह लो या एक्स कह लो, ये लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा जब थीटा बहुत छोटा हो। तो इसको वापस लाने वाला काम करते कौन दिखेगा? mg साइन थीटा, क्योंकि mg कॉस थीटा तो अपना बैलेंस बना लेगा नॉर्मल के साथ। तो एफ रीस्टोरिंग या एफ नेट जो हम देख रहे होंगे, जिसे एफ रीस्टोरिंग कह देते हैं, ये रिलीज करने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस mg साइन थीटा, m से डिवाइड कर दिया तो g इफेक्टिव आ गया माइनस g साइन थीटा या माइनस g थीटा। ये जी इफेक्टिव नहीं कह लो तो ये कह लो, एक्सप्रेशन आ गया माइनस जी एक्स वाई एल। Since a is proportional to minus x, hence motion is SHM. But for SHM, a equals to minus omega square x. Now, on comparison, omega square equals to g by L, omega equals to under root g by L, time period equals to 2 pi under root L by g. अरे यहाँ L कहते ठीक नहीं लगेगा, थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आर्क बाय रेडियस। यहाँ आर्क तो x है और x बाय रेडियस के बदले r ही आएगा। आर्क बाई, यदि मैं कहता हूं रेडियस, आर्क बाई रेडियस कहेंगे तो x बाई r, तो L के बदले यहां देखेंगे r, L के बदले देखेंगे यहाँ r, यहां भी देखेंगे r, यहां भी देखेंगे r, यहां भी देखेंगे r बाई जी। तो जब कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा हो, जब कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा हो कि पाथ उसका कर्व्ड है, तो जो टाइम पीरियड हम देखते हैं वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट r बाई जी, यदि r रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ तो।
ये भी पेंडुलम की तरह ही याद कर लो, जैसा सिचुएशन पेंडुलम में रहता था तो आर्क ही बनाता था ना पेंडुलम चलते हुए, और यहाँ धारा तो नहीं है लेकिन मोशन तो आर्क पे ही है आर रेडियस के। तो रिजल्ट जो आएगा वो 2π√L/g के बदले हो जाएगा 2π√R/g। यदि कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो बताएं, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब देखो इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन, यहां दो दीवार है, ये एल लेंथ, ये एल लेंथ, और ये एम मास का बॉल, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल वॉल, तो पैरेलल वॉल, और ये कहा गया कि ये दोनों एक ही लाइन पे। अब यदि आपके कमरे के दो दीवारों से आपने धागे बांधे कील से और नीचे ऐसे बॉल को लटका दिया, अब इसको झूलता देखो तो, यदि इसको झूलता देखोगे तो प्लेन के बाहर और प्लेन के भीतर आते हुए देखो, प्लेन के बाहर आता होगा और भीतर जाता होगा। मैं 3D को यहां नहीं बना सकता, लेकिन इसका ऑसिलेशन एक कर्ड पाथ पे होगा, ये तो फील आने लगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आने वाला है, उसे फील करना, जो जो इस मिलाने वाले लाइन ए बी को कट करेगा, जहां पर ये वर्टिकल लाइन एम जी वाला लाइन, सेंटर ऑफ। तो यदि यहां आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है इसके ऑसिलेशन का, तो आपको यदि वो लेंथ पता चल जाए कैसे भी, तो काम बन जाएगा। और टाइम पीरियड क्या लिख देंगे इसके ऑसिलेशन का, 2π√R/g। अब आर कहां से लाओगे, यहां देखो ये 45, ये 45, ये एल है, तो आर के बदले क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं L cos 45 L/√2, और टाइम पीरियड के लिए क्या लिख सकते हैं, 2π/L/√2 R/g ना। टू पाई यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, और आपको यदि फील आ रहा हो तो बड़ी खुशी की बात। पहले झूलता देखो, आपने उसको बॉल को अभी जो जिस प्लेन में है उससे बाहर निकाला अपनी तरफ और छोड़ दिया, तो जब झूलता दिखेगा ऐसे, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके आर्क का, उसको फील करो। यदि वो दिख जाए तो 2π√L/g से आप 2π√R/g से उस टाइम पीरियड बता दोगे। ए बी वाले लाइन को वेट का जो वर्टिकल लाइन जाके जहां कट करता है वहीं पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं पे होता है सेंटर, और उसी लेंथ को कह देते हैं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलें। पेंडुलम ही है, लेकिन अब यहाँ दो धागा हो गया था तो लफड़े थे। क्या पेज चेंज करूं? Yes, sir.
एक प्लेट है और जो किनारे दो धागों से मान लो ऐसे बंधा हुआ था, छत था, ये प्लेट है, ये वायर है, दोनों के लेंथ एक जैसे हैं LL। अब यदि इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, और वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन में ही, तो ध्यान दीजिए यदि आपने इस प्लेट को शिफ्ट किया राइट साइड, तो दोनों वायर भी ऊपर वाला शिफ्ट होगा थोड़ा थोड़ा थीटा थीटा राइट साइड, फिर वो छोड़ेंगे तो वापस आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ जो मोशन होगा इस तरह से कि जितने भी पॉइंट होंगे प्लेट पे वो आर्क पे मूव करेंगे, और जिसका रेडियस होगा उस आर्क का L। तो इसका मतलब हुआ कि जब सेंटर मूव करेगा तो सेंटर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा L। तो चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर L है, तो इसके जो टाइम पीरियड होंगे कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो 2π√R/G वाला आइडिया देते हैं, 2π√R के लिए यहाँ हो जाएगा L/G। तो सर आपने किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है? तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर L है, नीचे वाले दोनों पॉइंट का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर L है, सारे पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर L है, सेंटर ऑफ मास का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर L है। तो हम लोग कहते हैं कि 2π√R/G अंत हो जाएगा 2π√L/G। आपको रहेगा और ये सर ये तो पेंडुलम मान लिया होगा एक और उसी से दिख रहा फॉर्मूला, हाँ वो भी समझ लो, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है, यदि वैसा करते कि एक पॉइंट बनाते तो उसका डिस्टेंस कैसे लेते छत से, तो मुश्किल हो जाता। तो फिर इसीलिए क्या किया गया है यहाँ कि बात की गई एक आर्क पर मूव कर रहा है सारा पॉइंट, जिसका अलग किसी फॉर्मूले से हमें पता है रेडियस कर्वेचर L, तो सीधे यहाँ उसको ध्यान में रख के टाइम पीरियड लिखेंगे 2π√L/G। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। आर्क का रेडियस फील करना है, और इस प्लेट के मोशन को ट्रांसलेशन कहूं या रोटेशन, तो रोटेशन नहीं कहेंगे। रोटेशन का डिफिनेशन होता है सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमे और सबका सेंटर एक एक्सिस पे हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन उसे कहते हैं जिसमें सारे पार्टिकल ऑब्जेक्ट के एक ही डायरेक्शन में मूव करे। तो ये कर्व पे चूंकि मूव कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन तो है, लेकिन कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। प्लेट का जो मोशन कहलाएगा कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल नहीं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अपने को केवल इतना इंफॉर्मेशन रखना है कि इसके सेंटर ऑफ मास का यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हम टाइम पीरियड 2π√R/G रख देंगे, लिख देंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की क्या कहानी है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम T = 2π√M/K, ये आप तो प्रूफ कर ही चुके हो। अब यहां पर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं स्प्रिंग यदि एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो कहते हैं सीरीज में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों, स्प्रिंग एक दूसरे को टच जब कर रहे होते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाते हैं।
और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन देखना ना कि आप ढूंढ रहे हो इफेक्टिव, तो यहां पर या यहां पर नेट मास 0 होने के कारण आइडियल स्प्रिंग का इधर जो फोर्स होगा K1x1 और इधर जो फोर्स होगा K2x2 ड्यूरिंग द मोशन क्या होने वाला है, सेम, क्योंकि नेट फोर्स F net इक्वल्स टू M इंटू ए इक्वल्स टू 0 इंटू ए इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप लिख लेंगे K1x1 और जो K2x2 है ये बराबर है। आपके इफेक्टिव देखना चाहते हैं, इन दोनों के बदले यदि एक ही स्प्रिंग होता तो उसमें टोटल इनलोंगेशन हम लिख देते के x1 प्लस x2, या लिख देते हैं के इफेक्टिव x। या इसे कह देते हैं और एक सिंबल दे देते हैं, मान लो f। तो सिंस x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, तो ये f बाई k1 प्लस f बाई k2, 1 बाई के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ये ध्यान रखिएगा कि ये कैपेसिटर में जैसा फॉर्मूला मिलता है सीरीज वाले का, वो है कैपेसिटर में 1 बाई सी बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 होता है, वैसा है ये 1 बाई के बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये रेजिस्टेंस वाला नहीं है, रेजिस्टेंस में ऐसा फॉर्मूला पैरेलल में होता था, उसके अपोजिट आया है यहाँ सीरीज में। के इफेक्टिव 1 बाई के इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव का मीनिंग मैं यदि बताना चाहूं, इफेक्टिव का मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इस स्प्रिंग के बदले, दोनों स्प्रिंग के बदले कोई एक ही स्प्रिंग होता। यदि कोई एक ही स्प्रिंग होता तो उस स्प्रिंग के कारण हम देख रहे हैं फोर्स वही होता जो स्प्रिंग ने लगाया होगा पीछे वाले ने। पेज चेंज कर दूं? सर एक मिनट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो जंक्शन होता है, दो स्प्रिंग जहां जुड़े हुए हैं, वहां वाला ये आइडिया इंपॉर्टेंट है कि जहां दो स्प्रिंग कनेक्टेड होते हैं वहां बैलेंस के केस में, बैलेंस मतलब क्या, एक्सिलेटेड होगा वो पॉइंट तब भी K1x1 K2x2 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मास तो 0 है ना आइडियल स्प्रिंग के कारण हर एक पॉइंट का। तो K1x1 K2x2 बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट। इसे हटाऊं? यस सर। आप यहां यदि कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ये ऐसे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। K1 K2, या दूसरा ये भी होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये ठीक सी अपर्णा, यहां पर ये ब्लॉक आया। अब यदि आप x डिस्प्लेस करोगे, जो फोर्सेस लगते देखोगे, F नेट हो जाएगा K1x प्लस K2x,
या इसे कह देंगे के इफेक्टिव एक्स। तो K1 प्लस K2 एक्स, ये हो जाएगा के इफेक्टिव एक्स, 2 के बदले एक स्प्रिंग होता तो के इफेक्टिव किसके बराबर हो गया, K1 प्लस K2। ये किसमें देखेंगे तो पैरेलल में। ये तीनों पैरेलल कहलाते हैं। ये जो बीच वाला डायग्राम है उसमें कभी शक हो तो सोच के देखना ना, ब्लॉक को यदि राइट की तरफ ले जाएंगे तो दोनों स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगा, तो नेट फोर्स जुड़ जाएगा K1x प्लस K2x। और यदि ऐसा है, आप सोचो ना, ब्लॉक को इधर कर दिए बीच वाले डायग्राम में, तो एक स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, धकेलेगा, दूसरा इलोंगेटेड है वो खींचेगा, तो दोनों फोर्स एक ही तरफ आएगा, K1x प्लस K2x नेट फोर्स होगा। और यदि उनके बदले केवल एक स्प्रिंग होता कोई, ऐसा मैंने एज्यूम किया, तो वो जो फोर्स लगाता वो के इफेक्टिव एक्स, तो के इफेक्टिव मिल गया K1 प्लस K2। और इन दोनों ही केस में सीरीज हो या पैरेलल, टाइम पीरियड क्या लिख देते हैं, 2π√m/k इफेक्टिव। सीरीज या पैरेलल कोई भी हो तो टाइम पीरियड यही लिखेंगे, 2π√m/k के बदले 2π√m/k इफेक्टिव। पेज चेंज करूं? सर 1 मिनट। सर हो गया। एग्जाम्पल लिख देखिए। K 2K 3K M टाइम पीरियड पूछा गया। तो सॉल्व करते वक्त पहले देखो, K इफेक्टिव इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3। K प्लस 2K प्लस K प्लस 2K प्लस 3K सारे पैरेलल में है। इसलिए पैरेलल में क्यों है, क्योंकि एक को डिस्प्लेस करोगे तो सबका जो फोर्स आएगा वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, ब्लॉक को डिस्प्लेस करोगे तो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/k इफेक्टिव। ये टाइम पीरियड आ गया। ऐसा ही एक एग्जांपल आप ट्राई करके देखें, इसमें 6K 3K 5K और यहाँ पर है ब्लॉक। टाइम पीरियड बताना है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखिए ना, ये दोनों किस में है, सीरीज। तो 1/k सीरीज इक्वल्स टू 1/6K प्लस 1/3K या 3K प्लस 6K अपॉन 6K इंटू 3K। 1/k सीरीज, K सीरीज इक्वल्स टू 6K इंटू 3K अपॉन 9K। ये 2K हो गया K सीरीज। 6 इंटू 3/6 प्लस 3 दैट इज होता था 2, और यहाँ के 2K। और आप ये सीरीज वाला डायरेक्ट नहीं के इफेक्टिव कह देंगे,
अब जो चित्र बनेगा, अब एक चित्र ऐसा बन जाएगा जिसमें ये KS है और ये 5K है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? पैरेलल। तो K इफेक्टिव यहां हो जाएगा KS प्लस 5K, 2K प्लस 5K, 7K। तो टाइम पीरियड क्या लिख देंगे? 2 पाई अंडर रूट m/7। यहाँ हम लोगों ने देखा 2 पाई अंडर रूट m/7 के। तो पहले सीरीज फिर पैरेलल, जैसे रेजिस्टेंस में या कैपेसिटर में देखते थे। कैपेसिटर में सीरीज में C1 C2 C1 प्लस C2 और पैरेलल में C1 प्लस C2। उनको यूज करते हुए आगे बढ़िए। पेज चेंज कर दूं? लिख लिया? यस सर। ये सोचो, यदि अर्थ पे आपने देखा सिंपल पेंडुलम, सॉरी स्प्रिंग ब्लॉक, या मार्स पे देखा स्प्रिंग ब्लॉक, या मून पे देखा स्प्रिंग ब्लॉक, या लिफ्ट में देखा ऊपर एक्सलेटेड या नीचे एक्सलेटेड स्प्रिंग ब्लॉक, ओ सॉरी स्प्रिंग ब्लॉक बनाना चाहते हैं लिफ्ट के भीतर, चाहे एक्सलेटर हो ना हो, इसमें इवन मान लो इंक्लाइन भी बना दिया, उस पे डाल दिया स्प्रिंग ब्लॉक, या किसी इंक्लाइन प्लेन पे है स्प्रिंग ब्लॉक। जो भी आप सोच रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक के लिए, तो टाइम पीरियड इस सबका यही होगा 2 पाई अंडर रूट m/k। डू नॉट चेंज विथ चेंज इन प्लैनेट और सिचुएशन। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। यदि नॉन विस्कस लिक्विड यदि है तो भी स्प्रिंग ब्लॉक का वही टाइम पीरियड रहेगा, अंतर नहीं आने वाला। जहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। जबकि सिंपल पेंडुलम के अलग अलग केसेस में अलग अलग थे, क्योंकि वहां जी का कहानी थोड़ा सा इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ प्लेनेट बदलेगा, जी बदलेगा, लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक के टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास नहीं बदलता प्लेनेट बदलने से, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी स्प्रिंग के शेप पे डिपेंड करता है। यदि स्प्रिंग को कट करते हैं के वाले को, और आप बराबर टुकड़ा कर देते हैं 1:1, तो दोनों 2K हो जाएगा, क्योंकि जब इनको फेविकोल से जोड़ेंगे तो ये सीरीज में आने चाहिए, तो 2K इंटू 2K/2K प्लस 2K फिर K में बदल जाएगा। ये तो एक बात हो गई। और यदि ये K है और आपने 3 बराबर टुकड़े कर दिए होते, 1:1:1, तो ये बढ़ेगा जैसे जैसे छोटा होगा।
अब देखो ना 1/3k प्लस 1/3k प्लस 1/3k के इफेक्टिव से फेविकोल से चिपकाते तो 3/3k 3 कट जाता तो के इफेक्टिव के बराबर आ जाता। ये भी समझ में आ गया। लेकिन हमेशा बराबर टुकड़े करें ये तो जरूरी है नहीं। यदि m/n में कट कर दे, m वाले का अलग कहोगे n वाले का अलग कहोगे तो k1 मान लो लिखते हैं, तो ये क्या लिखेंगे m प्लस n, क्योंकि बढ़ाना तो है ही, छोटा हो गया है, m प्लस n अपॉन m इंटू के। और k2 किसके बराबर होगा, n बाई m प्लस n इंटू के। क्या ये स्प्रिंग के कट करने पर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बदलेगा का आइडिया क्लियर है? सर क्लियर कैसे होगा जब तक एग्जाम्पल नहीं करवाओगे, और आपको कहते हो क्लियर, मैं क्यों मानूं क्लियर? ये के वाला है, और इसके दो टुकड़े किए गए 3:2 के था स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस टुकड़े का और इस टुकड़े का, तो पहले वाले टुकड़े का यदि k1 कहते हैं तो ये क्या होगा 3 + 2/3 इंटू के। और यदि k2 की बात करें 3:2/3 इंटू यू, 3 + 2 बाय नीचे 2 इंटू के। मतलब पहला वाला आ गया 5k/3 और दूसरा आ गया 5k/2। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। तो कट करने पर के नया निकाल लोगे आप लोग? Yes, sir. सोचो। ये दो स्प्रिंग ब्लॉक हैं, अभी ये रेस्ट पे है। एक देख रहे हैं M1 और एक देख रहे हैं M2। अब इनको क्या किया मैंने, पुल किया। x1 ये नेचुरल लेंथ था यहां से यहां, और इसको x2। अब ये इलोंगेटेड है, मान लो ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, v1 v2। तो चेक करो M1 को खींचने का काम कौन कर रहा है, kx, और M2 को खींचने का काम कौन कर रहा है, kx। क्यों k1x k2x क्यों नहीं भाई, स्प्रिंग तो एक ही है ना। तो सर kx1 kx2 क्यों नहीं? अरे यार स्प्रिंग फोर्स दोनों किनारे पे एक जैसा होता है। और इनलोंगेशन यदि हमें कोई कहेगा x बताओ तो वो किसके बराबर कहूंगा मैं, x1 + x2। इनलोंगेशन किसने दिया, लेफ्ट वाला ब्लॉक लेफ्ट जाके कि राइट वाला ब्लॉक राइट जाके, उससे नहीं मतलब। टोटल इनलोंगेशन जो स्प्रिंग में है, नेचुरल लेंथ और इस लेंथ में चेंज, वो x लेके k से मल्टीप्लाई करो, वो बनेगा फोर्स, दोनों एंड पे एक जैसा हो। तो आप रिटार्डेशन देख रहे हैं, ड्यू टू रिटार्डेशन। आप यहां चेक करिए ना, फॉर M2 d2x1 बाई dt², जो कि a1 आप कहते, या v1 बाई dt कहते, ये क्या हो जाएगा
माइनस के एक्स बाई m1। और फॉर m1 क्या लिखोगे, ये फॉर ये m1 कह दो, पहला वाला m1 लिख रहे हैं हमारे, पहला वाला जो है m1 के लिए लिख रहे हैं, फॉर m1। फॉर m2 सोचो, a2 ये dv2 बाई dt सोचोगे, या डबल डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का d2 x2 बाई dt स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स बाई m2। हमें इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आगे बढ़ना है। फिर से देखते हैं, सिंस x इक्वल्स x1, सिंस x1 plus x2 equals to x, hence d2x1 by dt square, d2x2 by dt square equals to d2x by dt square। ये हो जाएगा माइनस k1x by m1 माइनस k2x by m2, और ये हो गया एक्सलेशन, यहां तक पहुंच गए। और अब SHM की बात करते हैं। एक्सलेशन क्या देख रहे हैं, माइनस k1 k2 नहीं था भाई, मैंने k ही है कॉमन, एक ही स्प्रिंग है, तो माइनस k 1 by m1 प्लस 1 by m2 इंटू एक्स, या माइनस k 1 by म्यू इंटू एक्स, where 1 by म्यू इक्वल्स टू 1 by m1 प्लस 1 by m2। यहां से म्यू हो जाता है m1 m2 by m1 प्लस m2, और इसके लिए एक नाम दे देते हैं रिड्यूस्ड मास। तो आपको a कितना दिखने लगा, माइनस k बाई म्यू इंटू एक्स SHM माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां से ओमेगा आ गया अंडर रूट k बाई म्यू, यहां से टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। मतलब ये जो स्प्रिंग ब्लॉक होगा ऑसिलेट करेगा, और टाइम पीरियड दोनों के एक जैसे होंगे, और यही फॉर्मूला होगा, मतलब एक साथ एक एक्सट्रीम पे आएगा, एक साथ दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा। चूंकि दोनों ऑसिलेट करेंगे तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड आप लिखोगे A1 A2 ऑसिलेशन का, वो कैसे लिखा जाएगा, तो याद करो K1 X1 होता था K2 X2, ओ सॉरी एक सेकेंड, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो सेंटर ऑफ मास जो है अपनी जगह से तो हटना नहीं था, SCM जो होगा वो 0, तो क्या हो जाएगा M1 माइनस A1 इक्वल्स टू M2 A2। तो आपको ये पता चल गया कि A1 बाई A2 जो होना चाहिए वो रेशियो होगा M2 बाई M1, मतलब जो हेवी होगा वो कम दूर जा रहा होगा और जो हल्का होगा वो ज्यादा दूर। यदि टोटल इनलोंगेशन है A, मतलब टोटल एम्पलीट्यूड है A, मतलब L0 दो जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो L0 प्लस A लेंथ हो जाता है, तो A1 A2 कैसे देखेंगे, तो A1 A2 कैसे लिखेंगे, तो मास के इनवर्स रेशियो में A1 लिखेंगे M2 बाई M1 प्लस M2 मैक्सिमम इनलोंगेशन,
एक्स मैक्स कह देते हैं, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। और A2 क्या कह देंगे, M1 अपॉन M1 प्लस M2 एक्स मैक्स। तो विथ क्या लग जाता है। क्या ये आइडिया समझ में आया कि ऑसिलेशन जब होगा तो एम्पलीट्यूड भी तो हमारे लिए जरूरी है। तो टाइम पीरियड हो गया 2π√μ/k। म्यू को रिड्यूस मास कहते हैं, तो 2 मास के बदले 1 मास ले लो, इसी स्प्रिंग से जोड़ो, एक को दीवार में फिक्स कर दो, और 1 मास मतलब म्यू वाला होना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होगा 2π√μ/k, ऐसे याद रख सकते हैं। और एम्पलीट्यूड जो होगा मास के इनवर्स रेशियो में होगा, M2 अपॉन M1 प्लस M2 एक्स मैक्स, और A2 हो जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 एक्स मैक्स। सर हाँ बताइए। वहाँ माइनस नहीं आएगा A1/A2 इक्वल टू M2/M1 के पास? पहले मुझे ये बताओ, ओ सॉरी, तो यहाँ प्लस 0 करो ना। यदि Okay. SCM 0 होता है ना, तो SCM 0 में हम लोग क्या कह देते हैं, M1S1 प्लस M2S2। तो ये हो जाएगा M2A2 0, उससे आ जाएगा A1/A2 M2/M1। डायरेक्शन मैंने खुद देख कर पुटअप किया है ना, -A1, तो यहाँ निगेटिव नहीं आ रहा। एक लेफ्ट जा रहा होगा तो दूसरा राइट जा रहा होगा। आप सी फ्रेम में इस ऑसिलेशन को और बेहतर देख सकते हैं यदि मूवमेंट है तो, और यदि सेंटर ऑफ मास रुका ही हुआ है तो ऐसे देख सकते हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√μ/k। एक बार यदि हम लोग फिर से इसे देखें कि स्प्रिंग ब्लॉक ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको चलता हुआ देखें, कि मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तब भी हम कहेंगे these blocks are doing SHM in their C frame, center of mass frame, and time period will be 2π√μ/k, where mu equals to M1 M2 upon M1 plus M2। तो इस तरह ये ध्यान रखिएगा कि इवन ये मूवमेंट में भी है तब भी टाइम पीरियड इसका सेंटर ऑफ मास पे बैठ के कोई देखेगा तो वो एक लेफ्ट जाता दिखेगा, एक राइट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो ये सेंटर ऑफ मास कहीं जा ही नहीं रहा होगा, दोनों ब्लॉक लेफ्ट राइट मूव करेंगे। तो सिस्टम मूव कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वहां SHM दिखेगा सी फ्रेम में यदि एक्सटर्नल और कोई फोर्स नहीं है, और वो टाइम पीरियड लिखेंगे 2π√μ/k। और म्यू का वैल्यू क्या होगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, जिसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूं कि सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अब थोड़ा कंफर्टेबल जोन में है, सारे क्वेश्चन टेकअप हो जाएगा। यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते होंगे जिनमें स्प्रिंग ना तो सीरीज होगा कॉम्बिनेशन में और ना ही पैरेलल, तो उसमें हम अपना बेसिक रूल अप्लाई करेंगे। जो बेसिक रूल कहता है कि यदि यहाँ एक पार्टिकल है और ये 3 स्प्रिंग से जुड़ा है, तो इन स्प्रिंग को क्या मैं सीरीज पैरेलल किसी भी कैटेगरी में ले पाऊंगा? तो यहाँ सीरीज और पैरेलल कहना तो मुश्किल पड़ गया, हो ही नहीं रहा है कुछ। और ये पार्टिकल है M, अभी सारे स्प्रिंग एक जैसे रेस्ट पे हैं, सबका एक जैसा स्प्रिंग कांस्टेंट है, सारे अब नेचुरल लेंथ में। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, मान लो इसको आपने यहां डिस्प्लेस किया x, तो ये धकेल रहा होगा kx, और ये इधर खींचने लगेगा kx cos 45, और ये इधर खींचने लगेगा kx cos 45। सर आपने ये कैसे सोचा x cos 45? अरे x का कंपोनेंट ले लिया, किसके डायरेक्शन में, स्प्रिंग के लेंथ के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल।
तो अब इन दोनों के भी रिजल्टेंट यहां ले आओ, ax cos 45 √2 90 डिग्री पे होने पे। तो अब ये एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट हो गया kx प्लस kx cos 45 √2, ये हो जाएगा ट्वाइस kx। तो k इफेक्टिव x, तो k इफेक्टिव हो गया ट्वाइस k, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k। तो यहाँ क्या किया हमने, एफ नेट निकाला। देखो सीरीज और पैरेलल में भी निकालते थे ना के इफेक्टिव, तो यहाँ भी हमने के इफेक्टिव नए ढंग से निकाला, पहले एक्स डिस्प्लेस करके नेट फोर्स देख लिया और उससे के इफेक्टिव तक पहुंच गए हम, और के इफेक्टिव मिल गया। और नहीं तो ये कहते कि एफ नेट स्टेप 2 फॉलो करते तो एक्सप्रेशन लिख देते, एफ नेट निगेटिव लिखते, एफ लिख देते -2kx, ये ए हो जाता -2kx बाई एम। इसको किससे कंपेयर कर लेते, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा हो जाता अंडर रूट 2k बाई एम, और टाइम पीरियड हो जाता 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k। तो वहीं फिर भी वहीं पहुंचते, यदि आप स्टेप्स ही फॉलो कर लेते तो के इफेक्टिव के चक्कर में ना पड़ते। लेकिन हमने क्या किया, के इफेक्टिव निकाल लिया। के इफेक्टिव कितना हो गया, यदि दिख गया तो उससे अपना काम चल गया। हाँ ना, यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। सर आपने फोर्स कैसे देखे, अरे 3 फोर्स होते ना यार स्प्रिंग के अलोंग, और एक्स बहुत छोटा है, तो एक स्प्रिंग के डायरेक्शन में आपने जब कंप्रेस किया तो उसका फोर्स के एक्स में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बाकी दो में एक्स का इनलोंगेशन नहीं आता, एक्स के कंपोनेंट आए हैं और स्प्रिंग के लेंथ के डायरेक्शन में वो हमने रिजॉल्व करके देखा। तो के एक्स कॉस 45, के एक्स कॉस 45 उनका रिजल्टेंट के एक्स कॉस 45 √2, वो के एक्स पे ही आ गया क्योंकि एक ही लाइन पे है। यदि वो थीटा पे आते अलग अलग वैल्यू होता के का, तो फिर उनका रिजल्टेंट मुझे निकालना पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वैसा उसमें भी एसएचएम प्रूफ फिर करना पड़ता, करेगा ना करेगा। तो ये सीधा सा रास्ता अप्लाई कर दो, रिजल्ट आपके हाथ में है। ऐसे एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको ऐसे भी में, ठीक है। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, और आज शाम में आप लोग फ्लूइड के क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा प्लीज। ग्रुप पे मैंने टाइम टेबल दे दिया था, तो 11th का देख लीजिएगा फिजिक्स का टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर।